फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के हमने कल आर्टिकल 12 और 13 शुरू किया था। 13 का एक पार्ट बचता है जो आप पीछे देख रहे हैं, डॉक्ट्राइन्स। आर्टिकल 13 में 2 डॉक्ट्राइन्स हैं, पर मैं यहां आपको 3 डॉक्ट्राइन पढ़ाऊंगा क्योंकि वेवर भी फंडामेंटल राइट से जुड़ जाती है डॉक्ट्राइन। ओके, आर्टिकल 13 में 2 डॉक्ट्राइन्स हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी। ओके, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स मतलब आच्छादन का सिद्धांत। ओके, और डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी मतलब पृथक्करण का सिद्धांत। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है? टू हाइड, मतलब जैसे कहने का मतलब है, मैं आपको समझा चीज को बताऊं तो if the backside was the law, any law which violates the fundamental rights, then fundamental rights overshadow that law. It is not a doctrine of eclipse. Okay, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट आया कैसे? ओके, आर्टिकल 13 से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट कैसा है, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल 13 में है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, और जैसे मैंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अभी वेवर समझाऊंगा, वेवर क्या है। कल हमने जो आपको पढ़ाया वो उसमें एक चीज क्लियर कट थी। एक चीज क्या कहता था? एनी लॉ which violates fundamental rights shall be void. कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वह शून्य होगा। इतना हमने कल पढ़ा, पूरा आपको लिखवाया। तो वो शून्य होगा कि देन वो शून्य का मतलब क्या होगा? वो जीरो होगा। वॉइड का मतलब क्या होगा? क्या वो खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्या होगा वो लॉ का? समझ रहे हो क्लास? मतलब कहने का मतलब यह आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्ररी होगा, इट शॉल बी वॉइड, जीरो। तो देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट विल हैपन टू दैट लॉ? जो वॉइड है वो क्या होगा? डेड है तो उसके लिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने वीका जी एन केस में 1955 केस में एक डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स मतलब आच्छादन का सिद्धांत, हिंदी में आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑलवेज शाइन्स एज अ सन, मतलब जिस तरीके से सूरज चमकता है उस तरीके से लॉ चमक रहा है। अगर लॉ वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करता है तो फंडामेंटल राइट उस लॉ को कवर कर लेते हैं, जस्ट लाइक इक्लिप्स। इक्लिप्स में क्या होता है? सन को मून बीच में ढक लेता है ना। अभी आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था जो भारत में नहीं दिखा था। ओके, तो लॉ विच शाइन्स लाइक ए सन इज ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट। तो अगर उस लॉ में वो चीज हटा दी जाए जो कि कॉन्ट्रैरी है, उस चीज को हटा रिमूव कर दिया जाए जो कॉन्ट्रैरी है, तो ये ओवरशैडो हट जाएगी, लॉ फिर से जिंदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब कोई भी लॉ आर्टिकल 13 के तहत वॉइड कहलाया जाता है, जीरो कहलाया जाता है, तो वो लॉ डेड नहीं होता। वो लॉ एक तरीके से हिबरनेशन में चला जाता है। हिबरनेशन समझते हैं ना? जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हिबरनेशन। ओके, हिबरनेशन में चला जाता है, उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स का ओवरशैडो आ जाता है। अगर उस लॉ में चेंज किया जाए, उस कॉन्ट्रैरीनेस को हटा दी जाए, तो वो हट जाएगी और वो लॉ फिर से एक्टिव हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझ गए क्लास? ओके, तो पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझते हैं, फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी देखेंगे। हेडिंग डाली क्लास, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, या पहले इस तरीके से लिख लीजिए क्लास। आर्टिकल 13 which says that, any law which, says that any law
which shall be inconsistent, any law which shall be inconsistent with the fundamental rights, which any law which is inconsistent with the fundamental right, which is inconsistent with the fundamental right, shall be void, shall be void, void. From this emerges two doctrines. From this emerges two doctrines. That is doctrine of eclipse, doctrine of eclipse, and doctrine of severability. Doctrine of eclipse and doctrine of severability. Eclipse and doctrine of severability. SEVERABILITY, severability, पृथक्करण, अलग करने का संभव। जैसे हम सीजर से काटते हैं किसी चीज को, उसे अलग कर देते हैं ना, पृथक्करण। ओके, वो इक्लिप्स की कोरोलरी भी समझा देंगे। पहले के हेडिंग डाली क्लास डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स यहां समझ में आ गया ना, मतलब अगर कोई लॉ शून्य करार दिया जाता है, कोई कानून वॉइड करार दिया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कानून डेड हो गया, वो कानून इनएक्टिव हो गया है, फिलहाल के लिए हिबरनेट हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर फंडामेंटल राइट की शेडो आ चुकी है। अगर उस कानून में बदलाव किया जाए और वो कॉन्ट्रेरीनेस हटा दी जाए, तो वो कानून फिर से एक्टिव हो जाए। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, हिंदी में आच्छादन कहा जाता है। ओके, देखिए क्लास, the doctrine of eclipse is based on the principle, the doctrine of eclipse is based on a principle that a law which violates fundamental rights, that a law which violates fundamental right is not nullity, NULLITY, nullity मतलब zero, nullity or void ab initio, or void ab initio, but becomes only unenforceable, that is, it remains in moribund condition. So it is overshadowed by fundamental rights. And remains dormant, but it is not dead. Remains dormant, but it is not dead. So such laws are not wiped out entirely. Such laws are not wiped out entirely from statute book मतलब कानून की किताबें. Such law is not wiped out entirely from statute book. Full stop. They exist for all past transaction. Exist for all past transaction. Past transaction came into force. However, such laws shall be unoperable against the citizens
as they remain dormant or moribund, moribund, moribund condition, but they remain in operation as against non-citizens, but they remain in operation as against non-citizens who are not entitled to fundamental rights, who are not entitled to fundamental rights, who are not entitled to fundamental rights. The concept of doctrine of eclipse, the concept of doctrine of eclipse propounded by the Supreme Court, propounded by Supreme Court, P-O-U-N-D-E-D, propounded by Supreme Court in Bikaji Narayan DHA Dhakras versus State of MP 1955 case, 1955 case, 1955 case. Later on, Supreme Court in numerous case, Supreme Court in numerous case gave judgment on the basis of, gave judgment on this basis of, on the basis of doctrine of eclipse, doctrine of eclipse. The best example, अब देखो कई बार, अब देखो समझो, पहले समझ लो लिखने से पहले, कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, वी ऑल नो सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट एरिया which can validate its verdict and which can correct its verdict. सुप्रीम कोर्ट ही अपने जजमेंट को करेक्ट कर सकता है, अपने जजमेंट को चेंज कर सकता है. लास्ट सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट केवल सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकता है. अगर डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को हटाना है तो 13 के ऊपर 14-15 की बेंच बैठा दो और मेजोरिटी से पास कर दो, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन हट जाएगा. या 13 जज की बेंच हो जाए, ओके, मेजोरिटी के साथ उस चीज को हटा दे. 14 जज की बेंच बैठ जाए, उससे मेजोरिटी के साथ हटा दे, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर हट जाएगा. ओके, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का एक और एग्जांपल आपको बताता हूं कि सपोज सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून के लिए ये कहा इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, तो इट इज वॉइड, बट सुप्रीम कोर्ट अपने आप में पूरी अथॉरिटी रखता है, आगे चल के उस चीज को रिवाइज कर सकता है, और ऐसा हुआ. ओके, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, जिसमें यह कहा गया कि अटेम्प्ट टू सुसाइड कंट्रावीन्स आर्टिकल 21 एंड कंट्रावीन्स आर्टिकल 19. भाई हमें जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है. आर्टिकल 21 क्या, लाइफ एंड लिबर्टी तो है आर्टिकल 21. ओके, तो अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वो आर्टिकल 21 का हनन है, तो उसके खिलाफ ये कहा गया कि भाई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी अगर सुसाइड. और सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट में इसे एग्री में माना. बट फिर एक और केस हुआ गुरशरण कौर का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो पहले डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लगाया, फिर उसे सुधार दिया, अब वो फिर से चीज हट गई. समझ में आ गया क्लास? लिख लीजिए. मतलब अभी मैं आपको ये लाइन, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स अगेन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे नहीं लागू होगा.
मतलब जो 1950 से पहले जो कानून बने होंगे उस पर लागू नहीं होते डॉक्टर, प्री कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही लागू होंगे, मतलब 26 जनवरी। ओके, ले क्लास। A good example of doctrine of eclipse, the good example of application of doctrine of eclipse was seen in P. Rathiram versus Union of India 1994 case. P. Rathiram versus Union of India 1994 case, in which constitutional validity of section 309, in which constitutional validity of section 309 was tested which punishes the attempts to commit suicide, as it was argued that section 309 violates Article 19 and Article 21. Thus, in P. Rathiram case, doctrine of eclipse was applied. On section 300 eclipse इसे इस तरीके से लिख लो, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लो। 10 अंडर पी रथिराम केस, सुप्रीम कोर्ट, इसे थोड़ा करेक्ट करके लिखा, सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड सेक्शन 309 that it violates Article 19 and Article 21. However, in another case, Gyan Kaur versus State of Punjab 1997 case. This was held to be invalid. Thus, the P. Rathiram case had eclipsed. Section 309 with fundamental rights. Section 309 with fundamental rights, which got removed by Gyan case judgment. Full stop.
लिखिए नेक्स्ट लाइन, it is to be noted that generally doctrine of eclipse does not apply to doctrine of eclipse does not apply to pre-constitutional laws, constitutional laws फुल स्टॉप। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्लियर है गाइस? ओके, अब देखते हैं क्लास डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। ओके, मेरे ख्याल से आई होप डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी आपके लक्ष्मीकांत में तो दे रखा होगा। आई होप इट इज देयर। यस, एनीबॉडी नहीं पढ़ा? नहीं दे रखा है? आई एम सरप्राइज्ड। ओके, आर्टिकल 13 का ये मेजर पार्ट है। ओके, मतलब क्यों मेजर पार्ट है ये आपने समझ लिया, क्योंकि 13 ये कहता है कोई लॉ जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा वो लॉ जीरो होगा। तो क्वेश्चन होता है कि पहला क्वेश्चन हमने देखा कि वो जीरो होगा तो मतलब क्या होगा? डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने ये जाना है इक्लिप्स्ड हो जाएगा, हिबरनेट होगा। अब सीवरेबिलिटी क्या है? सपोज कोई लॉ है, if some it happens that if a law is there and that law is in two parts, कोई लॉ दो पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए फंडामेंटल राइट्स के साथ है एंड पार्ट बी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। मतलब एक पार्ट फंडामेंटल राइट के साथ है, प्रो है, मतलब फंडामेंटल राइट को कुछ नहीं करता, पर पार्ट बी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो क्वेश्चन उठता है क्या वो पूरा लॉ जीरो कर देगा? तो क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अगेन एक डॉक्ट्राइन निकाला है, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी लगाएगा और इस पार्ट बी को अलग कर देगा पार्ट ए से। तो आधा लॉ एप्लीकेबल रहेगा और आधा लॉ में इक्लिप्स लग जाएगा। समझ में आ गया? इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण से पृथक समझते ना, अलग अलग करना, पृथक्करण का सिद्धांत, इंग्लिश में सीवरेबिलिटी कहा जाता। समझ में आ गया ना डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी क्या होता है? तो 13 के साथ ये दो पढ़ना नितांत आवश्यक है, इट्स इंपेरेटिव। मतलब ये मत सोचना कि, मतलब कईयों को लगता है ना कि सर नॉलेज दिखा रहे हैं कि हाँ आईएएस की क्लास है तो इसको थोड़ा सा और लेवल लेके ऊपर जाते हैं। ये पॉल साइंस की क्लास नहीं है गाइस, ये जनरल स्टडीज की ही क्लास है और इंडियन पॉलिटी की क्लास है। पॉल साइंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में होगा, पर 13 के साथ ये दो डॉक्ट्रिन। हाँ, इसके साथ एक मुफ्त दे रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कहने का जब इतना डॉक्ट्राइन पढ़ रहे हैं तो एक और पढ़ लो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्या कोई फंडामेंटल राइट अपने सरेंडर कर सकता है? अमेरिका में कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट, मतलब अमेरिका में शुरुआत में यही डिबेट होती कि हम फंडामेंटल राइट सरेंडर कर रहे हैं। तो मेन चीज है कि क्या अमेरिका कॉन्सेप्ट इंडिया में लागू कर सकते हैं? क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से तो उठाए हैं। ओके, तो क्या इंडिया में भी कोई फंडामेंटल राइट, भाई कहा जाता ना राज्य ने फंडामेंटल राइट्स दिए, राज्य ने दिए, हम ना लें तो, और हम फंडामेंटल राइट अपने सरेंडर कर रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में यह कहा गया कि कोई अपने फंडामेंटल राइट्स भारत में सरेंडर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ओके, अगर कोई भारतीय नागरिक है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, भारतीय नागरिकता है, आपके पास फंडामेंटल राइट है, अब ये नहीं कह सकते हम फंडामेंटल राइट अपने सरेंडर करते हैं, यू कैन नॉट। तो वेवर भी पढ़ लेंगे तो पूरा तीनों चीज हो जाएंगे। पर इक्लिप्स और ये सीवरेबिलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई एम सरप्राइज कि नहीं दे रखा है, बट हमें भी अपने समय में मतलब जब हम 2006 में दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, इक्लिप्स तो हमें भी पढ़ाया गया था, और सीवरेबिलिटी हमने बाद में पढ़ते पढ़ते सीखा कि इक्लिप्स के साथ सीवरेबिलिटी भी आता है, फिर वेवर भी आता है। ओके, इक्लिप्स तो हमें भी दिल्ली में पढ़ाया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स होता है 13, क्योंकि अगर 13 पढ़ रहे हैं तो इक्लिप्स ऑटोमेटिकली आता है कि जो वॉइड होगा उसका होगा क्या,
ओके, तो सीवरेबिलिटी भी इसकी कोरोलरी है कि सपोज जरूरी नहीं कि कानून जो बनाया गया है वो पूरा कानून वॉइड हो, उसका कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट को नहीं वायलेट करता है। जो पार्ट वायलेट करता है वो तो हट जाएगा, तो जो वायलेट नहीं करता वो लागू रहेगा। तो यहां से है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ सीवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। लिखे क्लास, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। लिखिए, when a part of statute, STATUTE, when a part of statute is declared unconstitutional, then a question arises whether the whole statute is to be declared void, whether the whole statute is declared void, or only that part which is unconstitutional, or only that part which is unconstitutional should be declared as such, should be declared void, So that to resolve this problem, the Supreme Court has devised, to resolve this problem, the Supreme Court has devised the doctrine of severability, or separability, severability or separability. Full stop. This doctrine means that if an offending provision can be separated from that which is unconstitutional, can be separated from that which is unconstitutional, can be separated from that which is unconstitutional, then only that part which is offending, is to be declared as void, and not the entire statute, STATUTE, statute means law, and not the entire statute. So stop. This is so because Article 13 of the Constitution, itself uses the word inverted comma में लिख लेना, to the extent of such inconsistency, be void. To the extent of such inconsistency, be void. To the extent of such inconsistency, 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 be void. Inverted comma close.
which means that some provision of law is held to be unconstitutional, then only the repugnant provision of law in question shall be declared as void by the courts. Not the entire provisions. Full stop. और ध्यान दीजिएगा क्लास, कल सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ आप लोग में से कितने लोग सीएपीएफ के लिए एलिजिबल हैं? दोज हु आर जनरल कैंडिडेट में जो लोग 25 साल से नीचे हैं, वेरी गुड, भर सभी दीजिएगा। सीएपीएफ तो जानते होंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, तो गाइज भर जरूर दीजिएगा। मतलब मेरे को कल एक के पेरेंट्स आए थे, हिंदी मीडियम में एडमिशन हुआ था संडे को, तो मेरे को भाई स्पेशली उनके फादर पिथौरागढ़ से आए थे मिलने, तो फिर मेरे को आना पड़ गया। तो ऐसे ही मैंने उनसे बच्चे से कहा कि अभी सीएपीएफ आ रहा है, नहीं सर मैं बच्चे को पैरामिलिट्री में नहीं भेजूंगा। आने का सर एग्जाम देने में क्या है, एग्जाम दे दिया, सपोज आपका निकल भी गया, सीएपीएफ वाले आपको घर में थोड़ा ना बुला लेने आ जाएंगे, नहीं चलिए आपने क्वालिफाई कर लिया, चलिए अब आपको बटालियन ज्वाइन करनी पड़ेगी। नहीं, कम से कम एग्जाम देने से आपको तजुर्बा होगा। और इसमें सेकंड पेपर इंग्लिश का होता है, बढ़िया, मतलब वो उसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग रहता है। नहीं तो इसका जो पेपर पहला पेपर होता है जीएस का, वो इट इज इक्वल टू यूपीएससी प्रीलिम्स, आईएएस का प्रीलिम्स। अगर आपका सीएपीएफ का रिटन निकलता है, मतलब ये एक मैं कहूं मेजरमेंट है, मापदंड है, तो ये मान के चलो आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही है, बशर्ते इसका सेकंड पेपर इंग्लिश का होता है। ओके, और इंग्लिश का क्वालिफाई करने के लिए गाइज आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग बहुत जबरदस्त चाहिए। कल नोटिफिकेशन आएगा, 16 मई लास्ट डेट है। ओके, और 6 अगस्त इसका पेपर है। और अब तक हमारे यहाँ टोटल 9 लोग सीएपीएफ, जो जैसा आप बताते, अब क्योंकि अब तो क्लास ऑफिस, पहले ऑफिस में आपने देखा होगा फोटो भी लगी थी, अब इतने सारे आईएएस हैं तो अब उनकी फोटो थोड़ी बैकग्राउंड में चली गई है, बट हम सोच रहे हैं क्लास के किसी वॉल पे अपने सीएपीएफ के कैंडिडेट्स को किया जाए, जो एक्सक्लूसिवली सीएपीएफ और सीडीएस, अगर हम शुभम बिश मिला लें तो 10 लोग सिलेक्ट हो जाए। सीएपीएफ प्लस सीडीएस, 9 सीएपीएफ हैं और 1 सीडीएस लेफ्टिनेंट, जिसमें आप लोग कई लोग कैप्टन उससे आपके शुभम बिश से आप मिल चुके हैं। ओके, तो कल नोटिफिकेशन आ रहा है, जल्दी से जल्दी भर दीजिए, देहरादून सेंटर होगा। ओके, इसका पहला मतलब इसमें अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, 20 साल या अपीयरिंग वाले। इसके लिए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का नहीं है, बस 20 ईयर्स या अपीयरिंग वाला होना चाहिए। तो दीप जी आप अपीयरिंग में हैं, 20 ईयर्स, कौन से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है? सेकंड ईयर तो नहीं भर सकते। थर्ड ईयर अपीयरिंग, मतलब थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जो है वो भर सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट। तो जो लोग थर्ड ईयर में हैं, यू आर इन द थर्ड ईयर ना, जस्ट फिल द एग्जाम। जो थर्ड ईयर में है वो जरूर भरे। ओके, क्लास कोशिश करना इस एग्जाम निकलो, और जिस दिन आपका ये एग्जाम निकलेगा, अब कईयों का हमारे यहाँ ये एग्जाम निकला है। पिछली बार अभी आरओ का रिजल्ट आया था हमारे यहाँ, हरिंद्र रौतेला है, आप लोग में जानते होंगे, कई लोग पुराने स्टूडेंट्स आते होंगे। हरिंद्र रौतेला जो उत्तराखंड पुलिस में था, वो सीएपीएफ के 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुका है। सीएपीएफ के 2 बार मेरिट आउट है, इंटरव्यू 2 बार फेस कर चुका है, पर उसका सिलेक्शन
रिव्यू ऑफिसर में हो चुका, आरओ में हो चुका। तो मतलब जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में अपनी स्टैंड कर ही जाते हैं, भले ही सीएपीएफ के फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, ओके, पर उत्तराखंड पीसीएस क्रैक कर दिया, आरओ यूके पीसीएस का उत्तराखंड आरओ क्रैक कर दिया। तो क्लास मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भर जरूर देना, भले ही आपका मन हो पैरामिलिट्री में जाने का या नहीं जाने का, सिर्फ एग्जाम देने से आपको पैरामिलिट्री वाले पकड़ के नहीं ले जाएंगे, ओके, ये चलो उठो बेटा 4 बजे उठो और 5-10 किलोमीटर दौड़ लगाओ, नहीं जाने का मन है कोई जाने का, ओके, जब तक आपका वहां जाकर के आप फॉर्मली ज्वाइन नहीं करते हैं आपके ऊपर कोई वो चीज नहीं, क्योंकि जब सीएपीएफ या सीडीएस क्वालिफाई करते हो तो थोड़ा मोराल बूस्ट होता है, क्योंकि आप जानते हो क्लास ये तैयारी ऐसी है, आप लोगों से जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बाकियों के तो नहीं कह सकता पर सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ये तैयारी ऐसी है कि कई बार आप खुद ब खुद डिजेक्टेड फील करने लग जाते हो। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो जानते होंगे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, भाई मैं कर क्या रहा हूं, क्या लाइफ बस लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह और हिंदू और योजना पढ़ने की रह गई है क्या? कई बार आप यही कहो, और यही यूपीएससी की तैयारी, हर कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, यही यूपीएससी की तैयारी है, ये यही लाइफ रहोगी, बस किताब है या किताब है और न्यूज़पेपर, सुबह सुबह उठ करके आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो एडिटोरियल को, ओके, बट दिस इज, आप नहीं जानते आपकी इधर की मेहनत किस कौन से आपके लिए फ्यूचर के दरवाजे खुल रही है, बस अंतर यही है, ओके, इसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए, लगे रहो, जुटे रहो, आप नहीं जानते हैं कि आप अगर अभी जो मेहनत कर रहे हो वो आपके लिए कौन से डोर ओपन कर रही है फ्यूचर का, ओके, जैसे आपने देखा होगा ना कि एक मूवी किसी एक्टर की उसे हिट बना देती, ओके, बस वैसे ही है, एक आप जो लगातार मेहनत कर रहे हो, एक एग्जाम होगा जो क्वालिफाई कर ले जाओगे, सिलेक्टेड, वंस यू आर सिलेक्टेड नोबडी आस्क कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, आपके 12th में कितने मार्क्स थे, ओके, तो सीएपीएफ भर देना, यहाँ मैंने काफी लोगों के हाथ खड़े हुए देखे थे, और जिन्हें नहीं मालूम है पूछ लेना, कल नोटिफिकेशन आएगा, ओके, पूछ लेना, हम आपको बता भी देंगे सीएपीएफ का क्या है, ओके, कल वेबसाइट में भी हमारे उसका लिंक पड़ जाएगा, सीएपीएफ का लिंक पड़ जाएगा, ठीक है गाइस, ओके, लिखिए क्लास, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, इट वॉज AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 केस, 1951 case in which court used this doctrine, later on in FN Balsara versus State of Bombay, FN Balsara versus State of Bombay 1951 case, 1951 case, court used doctrine of severability, court used doctrine of severability in DS Nakara, NAKARA, DS Nakara versus Union of India, DS Nakara versus Union of India 1982 case, 82 case, the court used doctrine of severability, the court used doctrine of severability, full stop.